नहीं नहीं, तेरा नहीं होगा, बिकॉज देख डिपेंड करता है। जब तू फिट हुआ तो तेरे में क्या लिखा था? फिट फॉर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, तीनों, या फिर सिर्फ एयरफोर्स? फिट फॉर एयरफोर्स आर्मी। एयरफोर्स आर्मी लिखा था ना? हाँ, तो बस दोनों के लिए फिट है। हाँ। आर्मी का नहीं होगा तेरा वापस से। बस बढ़िया है भाई, बस बस यही एक दिक्कत लग रहा था मेरे को कि भाई ऐसा ना। वही तो बोल रहा हूँ, बस हाँ जा। मेरे को दिक्कत भी क्या है। अरे जा भाई, मेडिकल्स तो सबसे मस्त चीज है। मेडिकल में तो मौज मारने के लिए जाते हो आप, मेडिकल में तो कोई काम ही नहीं है आपको। तो आज हमारे साथ एक और नए रिकमेंडेड कैंडिडेट हैं, आर्यन मिश्रा। तो अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड, हम लोग मिले थे 4FSC वाराणसी में अपने पहले SSB के टाइम पे। तो आज आर्यन से थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कैसे उनका SSB का एक्सपीरियंस रहा, कैसे पूरी जर्नी रही, और कैसे रिकमेंडेशन तक पहुंचे, क्योंकि आई नो बहुत मेहनत करी है, बहुत बार फेलियर देखा है। तो पहले बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं। ओके आर्यन, डिफेंस ब्राट हो, डिफेंस ब्राट नहीं हो, सिविलियन हो, क्या हो? और उसके बाद ये बताओ कि बैकग्राउंड में कहाँ से एजुकेशन परस्यू करी है, कैसे कैसे रहा है, और अभी करंटली कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और कौन से अटेम्प्ट में रेकमेंड हुए हो, कौन सी एंट्री है, और आगे का क्या प्लान है। तो हार्दिक, सबसे पहले मेरे फादर इंडियन एयरफोर्स में है। मेरे फादर जूनियर कमीशन ऑफिसर है एट द रैंक ऑफ वारंट ऑफिसर। सो मुझे स्टार्टिंग से ही काफी एयरफोर्स का माहौल दिखा, तो मैं उसी थ्रू मोटिवेट हुआ। और अभी मैं करंटली एनआईटी कुरुक्षेत्र में हूँ, और मैं जेई के थ्रू मैंने एडमिशन लिया था लास्ट ईयर। अभी मैं सेकंड ईयर परस्यू कर रहा हूँ। एंड मेरी स्कूलिंग हुई है केंद्रीय विद्यालय से। मेजर मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन सिरसा से हुई है, क्योंकि 7 ईयर्स मेरे फादर वहीं पोस्टेड थे। वहाँ पे 45 विंग है। और जैसे मैं तो एयरफोर्स ब्राइट हूँ, तो मेरे को डिफरेंट प्लेसेस पे जाना रहता है स्कूलिंग के लिए। लेकिन मेजर एजुकेशन मेरा एकेवी नंबर 1 सिरसा से हुआ। तो बेसिकली केंद्रीय विद्यालय का लड़का पहले IIT निकालता है, और IIT निकालने के बाद अब NDA निकालता है। एनआईटी उसके बाद एनडीए। चलो ठीक है। और NDA में कौन से टीम में रिकमेंड हुए, और कौन सी एंट्री मैं है? फोर्थ अटेम्प्ट रिकमेंड हुआ। ओके, और एंट्री? मेरी एंट्री है एनडीए 151। ओके। तो अब थोड़ा सा पर्टिकुलरली बात करते हैं जर्नी के बारे में। तो कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कौन से ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और कैसे कैसे विद अटेम्प्ट्स तुम ग्रो हुए, कौन से अटेम्प्ट्स दिए, नंबर वाइज बताते जाओ, और उसका फाइनल आउटकम बताते जाना कि कौन से मतलब अटेम्प्ट में क्या क्या रिजल्ट रहा। तो सबसे पहले ऐसा हुआ था कि मैं 2022 बैच का 12th पास आउट हूँ। तो उस समय ऐसा हो गया कि दो बोर्ड्स हो गए थे। हाँ। और थोड़ा मेरे लिए ये भी अनफॉर्चुनेट था कि उसमें जो फर्स्ट बोर्ड था वो एनडीए की डेट के साथ कोलाइड कर रहा था, क्योंकि नवंबर में ही हो रहा था। तो मैंने उस समय सोचा कि मैं बोर्ड पे ज्यादा फोकस करता हूँ, इसलिए मैंने उस समय अटेम्प्ट नहीं दिया। तो मेरा अच्छा। जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो था एनडीए 149। अप्रैल में उसका पेपर हुआ था, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने उसको क्लियर कर लिया। देन मैं एसएसबी के लिए 1 एफएसबी गया था। उसके बाद एनडीए 150 दिया, एंड 151 में फाइनली रिकमेंड हुआ। ओके। और NDA 150 में तो हम लोग वाराणसी में मिले थे। तो बेसिकली तुम बोलना हाँ। चाहिए, तुमने 3 अटेम्प्ट दिए रिटर्न के लिए, और तीनों के तीनों में तुम क्लियर कर गए। हाँ। और हाँ। स्कोर्स क्या क्या रहे तीनों के रिटर्न्स में? फर्स्ट में 512 था, सेकंड में 487, और अभी एक्सपेक्टेड है अराउंड 550 560। 550? यस। स्कोर तो एक्सपेक्टेड है। स्कोर एक्सपेक्टेड, चलो ठीक है। 5 +10 -10, और क्या हो सकता है 550 में? हाँ। तो ठीक है, स्कोर सुनकर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा यार। कुछ ऐसा जो रिटर्न में तुम्हें लगता है कि तुमने अलग किया तो तुम्हारे 500+ बन रहे हैं ऑन एन एवरेज। तो क्या वो ऐसी चीज है जो लोगों को 450 या 500+ लेके जाती है, पर्टिकुलरली रिटर्न की बात करोगे? देखो, जो मेजर पोर्शन आता है वो 600 मार्क्स का आता है जीएटी। मैथ्स में क्या है कि मैथ्स में अगर आप बेसिक एनसीईआरटी भी कर लोगे, थोड़ा फॉर्मुला रिवाइज कर लोगे, तो उससे आप मैथ्स की कट ऑफ क्लियर कर लोगे। उसके बाद आपकी कितनी स्पीड एंड एक्यूरेसी है, उससे आपकी डिसीजन बनता है कि आपके कितने नंबर आएंगे मैथ्स में। लेकिन जीएटी में क्या होता है, सिलेबस काफी वास्ट है। तो लोग एक जगह पे फोकस करने के अलावा कई जगह पे फोकस करते हैं। अब जैसे मैं तो साइंस बैकग्राउंड से था, तो मेरा मेजरली फोकस था पीसीबी में, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। क्योंकि उनके क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीटेटिव भी होते हैं, आसान भी होते हैं। और बायोलॉजी का तो ये है कि आप अगर बस प्रीवियस ईयर पेपर भी पढ़ लो लास्ट 5 ईयर्स के, तो भी आप 10 के 10 क्वेश्चन कर दोगे पूरे। तो जो मेरे 50 क्वेश्चन यहाँ पे सिक्योर रहते थे। आउट ऑफ 50 अगर मैं 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ, तो भी काफी अच्छी। यूट्यूब चैनल फॉलो किया था, और
और बाकी रही बात पॉलिटिक्स, तो मैंने पढ़ी थी, बस पॉलिटिक्स के मेरे पास नोट्स थे। ज्योग्राफी पढ़ता था, और हिस्ट्री में मैं प्रिपेयर करके नहीं गया था, क्योंकि मुझे पता था कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है पीसीबी। तो कहीं से कोचिंग भी ली थी रिटर्न के लिए? नहीं, रिटर्न के लिए कहीं से पूछेंगे। बाकी भाई ओपन सोर्सेज यूट्यूब और इंटरनेट वगैरह, कोई बुक्स ऐसे कोई रेफर करी हो बुक्स वगैरह? हाँ, मेरे को लगता है कि एनसीईआरटी इनफ है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को अपने बढ़ाना चाहते हो तो आप आर डी शर्मा को फॉलो कर सकते हो। आर डी शर्मा मैथ्स के लिए ना? हाँ, मैथ्स के लिए। ठीक है। तो रिटर्न में कुछ ऐसा जो तुम बताना चाहोगे पर्टिकुलरली पेपर को लेके, कि जब बच्चे क्या करते हैं पेपर को ना क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करते हैं अटेम्प्ट, तो कोई ऐसा हाँ, पर्टिकुलर टिप जो पेपर को फास्ट करे और एक्यूरेसी दे? जैसे एक्यूरेसी अच्छी खासी होगी तभी 500 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, तो एक्यूरेसी बढ़ाने के क्या टिप्स है? तो जैसे मैं तो ऐसे पेपर अटेम्प्ट करता था कि मैं देखता था कि मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ता था, और जो क्वेश्चन मेरे को लगता था कि ये विद इन 1 मिनट में हो जाएंगे, पर्टिकुलरली फॉर मैथ्स, तो मैं उसको तुरंत अटेम्प्ट कर देता था। तो ऐसे मैं 2-3 राउंड में पेपर सॉल्व करता था मैथ्स का। फर्स्ट राउंड में जो सबसे इजी क्वेश्चन थे वो कर दिए। सेकंड राउंड में फिर मैं देखा कि भाई जो थोड़े पढ़ने वाले थे वो किए। तो अल्टीमेटली ये होता है कि कई लोग पूरे 120 क्वेश्चन देख ही नहीं पाते, क्योंकि हाँ। वो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करते हैं। कुछ लोग ईगो पे भी ले लेते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं हो रहा, मैं इसको फिर से ट्राई करता हूँ। लेकिन जैसे अब आप हो, मैं हूँ, हमने कई अटेम्प्ट दिए, तो हमें पता है कि भाई हमें मेजर फोकस ये होना चाहिए कि हम कितने ज्यादा अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि अल्टीमेटली हमें स्कोर बढ़ाना है। सो वही है, इट्स अ गेम अबाउट लीविंग क्वेश्चंस रादर देन अटेम्प्टिंग देम। यस। ठीक है, तो रिटर्न तो भाई क्या ही पूछना है, और रिटर्न में तो कोई बचा नहीं है पूछने के लिए। उसके अलावा अब एसएसबी पे आते हैं। एसएसबी में अब थोड़ा इलाबोरेट करके बताना, कहीं से कोचिंग ली है, कहीं से कुछ किया है एसएसबी के लिए? हाँ, एसएसबी के लिए मैंने कोचिंग ली है। कहाँ से? मैं 2 जगह से ली थी। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने तो बालनोई से ली थी, दिल्ली में ही। दरअसल उस समय भी मैं आपका जाने वाला था, आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी एकेडमी, लेकिन जा नहीं पाया था क्योंकि उस समय जेई की डेट्स पर क्लैश हो गई थी मेरे डेट ऑफ जो गोइंग टू आपका। तो उस समय जा नहीं पाया, लेकिन उस समय मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, तो उसके बाद मैंने फिर से आपका से कोचिंग ली। तो बेसिकली एफपा का एक और प्रोडक्ट, अभी तक हम लोग 2 इंटरव्यू दे चुके हैं। 2 इंटरव्यूज में हमारे पुराने वालों में दोनों के दोनों एफपा वाले हैं। मैं खुद एफपा वाला हूँ, और जो तीसरा आया वो भी एफपा वाला। चलो ठीक है। तो वैसे तुमने बताया एसएसबीज में पर्टिकुलरली तुमने 3 अटेम्प्ट दिए, और जिसमें से किसी में स्क्रीन आउट नहीं हुए, राइट? मैं 3 अटेम्प्ट जो मैंने दिए थे उसमें से मैं जलंधर वाले में स्क्रीन आउट हुआ, राजेंद्र वाले में वो बाकी 2 में कॉन्फ्रेंस आउट। टेक्निकल एंट्री, राइट? रिटन एंट्री में तो किसी में स्क्रीन आउट हाँ, नहीं हुआ। टेक्निकल। चलो ठीक है। नहीं, रिटन एंट्री में किसी तो में। टेक्निकल एंट्री को थोड़ा साइड रख देते हैं। रिटन एंट्री में स्क्रीन आउट ना होना इज अ बिग थिंग, स्पेशली इन एयरफोर्स, बिकॉज वी नो कि एयरफोर्स में स्क्रीनिंग रेशियो थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज उसमें बहुत सारे लोग आते हैं। रिपोर्टिंग ही 200 में जाती है, 180, 200, 220 इसमें। तो ऐसा क्या है जो पीपीडीटी करते वक्त तुमने पर्टिकुलरली ध्यान दिया होगा, या फिर कोई ऐसी चीज जो तुम्हें पता है, कोई मंत्र कि हाँ भाई पीपीडीटी में ये नहीं करना तो मैं स्क्रीन हो जाऊंगा? सबसे बेसिक तो ये होता है कि आप अपनी नरेशन अपने कॉन्फिडेंस से दे, फुल कॉन्फिडेंस दे, क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि एक वही एक टाइम होता है जिसमें आपको सब लोग सुन रहे होते हैं, हम्म। क्योंकि डिस्कशन में तो फिर सबको बोलना होता है। तो नरेशन आप ऐसी दो कि आपका कॉन्फिडेंस आए। कहते हैं कि स्टोरीज वगैरह भी मैटर करती है, लेकिन मेरे को लगता है, जहां तक मेरा इतना एक्सपीरियंस है, कि आपकी नरेशन काफी ज्यादा मैटर करती है रेदर देन स्टोरी। उसके बाद जीडी में हमारा जो मेन एम होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रुप को साथ लेके चलना। कुछ लोग होते हैं कि वो काफी कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपने थॉट्स में, वो बोलते हैं कि ये आइडियाज काफी अच्छे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सबको साथ लेके चलते हैं और डिफरेंट आइडियाज को गैदर करके एक अच्छी स्टोरी बनाते हैं। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी रहती थी कि अगर मेरे को किसी का अच्छा पॉइंट लगता है तो मैं उसको भी ग्रुप के सामने रखता था, क्योंकि मेरी वॉइस भी थोड़ी बोल्ड टाइप की थी, तो ईमेल थोड़ा इजी पड़ता था। अच्छा, एक और मिथ है स्क्रीनिंग को लेके, कि जो बंदा कॉमन स्टोरी देगा, ये बहुत सारे उसमें भी कोचिंग में भी बताया जाता है कि जो बंदा कॉमन स्टोरी देगा वो तो आउट है भाई। तो क्या ये सच है, ऐसा होता है? कभी दी है कॉमन स्टोरी? मैंने हर बार कॉमन स्टोरी दी है, हर बार इन रिटर्न एंट्री में। तो पर्टिकुलरली इसको मिथ ही बोलेंगे, क्योंकि हर किसी कोचिंग में सुनाई देता है कि भाई कोचिंग हो गई या फिर लोगों से हो गए, रिपीटर्स, पर्टिकुलर रिपीटर्स जो होते हैं सब यही बोलते हैं कि कॉमन स्टोरी हो गई तो बंदा आउट। अगर आप कॉमन स्टोरी हो तो आउट हो आप। तो ऐसा जरूरी नहीं है आई गेस। देखो, अगर आपको कॉमन स्टोरी नरेट करने के लिए ग्रुप ने चुना है, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ अच्छा किया होगा। और सेकंड पॉइंट ये है कि आपको और ग्रुप ने चुना है तो आपको फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी भी है। आपको ग्रुप की कॉमन स्टोरी ऐसे सुनानी है ताकि ग्रुप वाले भी आपसे एक्सेप्ट करे, और जो सामने बैठे हैं असेसर वो भी आपको एक्सेप्ट करे।
तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप अच्छे से उसको देते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो कल्मिटेटिवली बस स्टोरी जो ग्रुप डिस्कशन हुआ है उस पे स्टोरी बनानी है, ना कि अपनी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करना है, राइट? हाँ राइट, बिल्कुल, चाहे स्टोरी कैसी भी बनी हो ग्रुप की, लेकिन आपको जो रखनी है वो स्टोरी ग्रुप की रखनी है। हाँ जी। तो ये हो गया स्क्रीनिंग का पार्ट। अब आते हैं जिस अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए और उससे एक पहला वाला एक अटेम्प्ट, कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा। जालंधर में स्क्रीन आउट हुए तो वो चलो ठीक है, हो गया हो गया। बट उससे पहले 4 FSB वाराणसी की तुमने कॉन्फ्रेंस देखी थी, और अब फिर से 1 FSB देहरादून की कॉन्फ्रेंस देखी थी, राइट? हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा क्या डिफरेंस था 4 FSB वाराणसी की उस कॉन्फ्रेंस में और उन 5 दिनों में, जो कि 1 FSB देहरादून में डिफरेंट हुआ और तुम रिकमेंड हो गए? ऐसा ज्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं था, लेकिन जो 4 FSB का जो हमारा ग्रुप था वो काफी ज्यादा कॉम्पिटेटिव था। मतलब उसमें ऐसा हुआ था जीडी में कि हर कोई इंसान बोल रहा था। मेरे को याद है, तुम्हें भी याद होगा कि जीपी में हम खाली ये डिस्कस नहीं कर पाते कि कितनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है। पॉइंट। अगर जब ऐसा ग्रुप है कि हम यही डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर अल्टीमेटली आपके आइडियाज कितने भी अच्छे हों, आप क्या कर सकते हो? या फिर किसी और के आइडियाज भी कैसे अच्छे हो, क्योंकि लोगों को अपने आगे आगे लीड करना है। तो थोड़ा बहुत वो भी दिक्कत हुई थी। एंड सेकेंडली उस समय मेरे को लगता था कि उस समय मेरा साइक भी थोड़ा उतना अप टू पॉइंट नहीं गया था। मतलब जितना मैं सोच सकता था कि मैं इतना कर सकता था, उतना अच्छा नहीं जा पाया। बाकी यही छोटी मोटी चीजें थी जो रिकमेंड और नॉन रिकमेंड में मेरा फर्क बनाया था। ओके। जहां तक मुझे भी ये चीज लगती है, मेरे को भी लगती है कि जब मैं भी रिकमेंड हुआ तो उस टाइम पे यही बात आती है, लक बहुत बड़ा रोल मतलब प्ले करता है। बहुत बड़ा फैक्टर है लक, कि आपका ग्रुप कैसा बनता है, आपके ग्रुप में कौन लोग हैं कौन नहीं है। बिकॉज 4 FSC वाराणसी में जिन ग्रुप में कंपटीशन था उसमें से आई गेस कोई रिकमेंड नहीं हुआ। एंड बाकी रिजल्ट तो हमें पता ही हाँ, था। वॉश आउट था हमारा ग्रुप तो। वही, बाकी हम्म। रिजल्ट तो हमें पता ही था। तो ठीक है, रिकमेंड की भी बात हो गई। मेडिकली क्या सीन है, मेडिकली फिट हो क्या हो? मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल फिट, फर्स्ट टाइम? एएफसीएमई में हुआ था मैं मेडिकल। ओके। और फ्लाइंग फिट? मतलब कोई पीआर नहीं मिला। नहीं, मेरे हाथ में पावर है, तो इसके कारण मैं ग्राउंड ड्यूटी के लिए। ओके, तो ग्राउंड ड्यूटी जीडी के लिए हो, और मार्क्स भी अच्छे खासे, तो जीडी हाँ। में आई डोंट थिंक दिक्कत आएगी। रैंक कर रहोगे, रैंक होल्डर मस्त जीडी मिलेगी। ठीक है। और कुछ ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो एसएसबी में हुआ हो, जो कि कभी भूलोगे नहीं? मेमोरेबल तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही होता है कि आप जिस बोर्ड में रिजेक्ट हुए थे। मैं मेरे को अभी भी याद है कि 15 अगस्त को मेरी एसएसबी थी, 15 अगस्त 2022। मैं गया था एसएसबी देने, 1 FSB गया था देहरादून। वहां पे कॉन्फ्रेंस देखी। उस डेट में मेरे को अभी भी याद है कि 18 रिकमेंडेशन थी। 15 to 19 वाला जो ग्रुप बैच था एसएसबी का, उसमें 18 रिकमेंडेशन थी। उसके बाद भी जब मैं रिकमेंड नहीं हो पाया, तो काफी ज्यादा दुख था। मैं रास्ते में खड़े होकर रो रहा था। देन अगेन मेरे को गॉड ने फिर से चांस दिया 1 FSB जाने का। तो अभी मैं 24 to 28 वाली डेट में 1 FSB फिर से गया। वहीं जाके मैंने उनका ही डिसीजन चेंज करवा के रिकमेंड किया। मतलब मेहनत की थी काफी मैंने, और ये काफी प्राउड मोमेंट भी है मेरे लिए। जैसा कि मेरे को कॉन्फ्रेंस में भी सर ने कहा था कि सर, ऐसा होता नहीं है कि कोई किसी को कह दे, लेकिन मेरे को सर ने कहा था, इंटरव्यू में भी कहा था कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस। जो हमारे प्रेसिडेंट सर थे, हम्म। एक कमोडोर वर्मा थे, एग्जैक्ट नाम याद नहीं मेरे को। हम्म। तो वो थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया था और उन्होंने कॉन्फ्रेंस भी ली थी, तो उन्होंने ऐसा कहा। तो थोड़ी पॉजिटिव वाइब मेरे को इस बार आ रही थी पहले से। चलो, अच्छी बात है। और मेडिकल्स में कुछ मेमोरेबल मोमेंट? मेडिकल्स में तो हर बंदे के मेमोरेबल मोमेंट होता है, कुछ ना कुछ, कुछ फनी मोमेंट, मेमोरेबल मोमेंट जो मेडिकल में हुआ हो। मेडिकल्स में काफी फनी मोमेंट्स हुए थे। कुछ की तो, जैसे अब बीपी नॉर्मली क्या आता है इस समय, हम 130/90 बोलते हैं इस समय जनरली। लेकिन कुछ की अपर लिमिट 90 आ रही थी। 90/70 ऐसे उठ रहा था। बाकी काफी फनी मोमेंट्स उसमें भी हुए। सर्जरी में आपको भी पता है, एक सर्जरी में लड़का था, उसको बोल बेचारा बोल बोल नहीं सकते आधी ज्यादा चीज सर्जरी की तो। सर्जरी के लाइसेंस दिन बोल नहीं सकते। एक लड़का था, उसको झुकाया, फिर बोला, स्प्रेड योर एश मोड अपार्ट सो कैन आल्सो सी द अदर साइड। हम वहीं पे खड़े थे, चारों, 4 लोग बाहर खड़े थे, एक बंदा अंदर था, सबके सामने बोल रहे। मुझे लगता है इस वीडियो में बीप आएगी एक। मेरे को भी लगा था। तो ठीक है यार। और बाकी आगे कोई अटेम्प्ट बचा है अभी, या अभी बस मजे हाँ, मार? टीएस की है 7 सितंबर को, जा रहा हूँ इलाहाबाद में। अच्छा, इलाहाबाद में कौन सा सेंटर चूज किया है? सेंटर तो इलाहाबाद है वैसे। अगर बैच नंबर के साथ देखा जाए तो 34 SSB है। 34 एसएसबी इलाहाबाद।
ठीक है यार, उसमें भी रिकमेंड हो इसको भी जाओगे। पोस्टपोन कराया था मैंने, क्योंकि पोस्टपोन क्यों? पहले मेरी 16 को थी, फिर वो मेडिकल आ गया 21 को मेरा। ऑल राइट ऑल राइट, मतलब थोड़ा सा। अच्छा, अब तो वो बन के जाओगे प्रीवियसली रिकमेंडेड कैंडिडेट है। हाँ, अलग ही चौड़ होगी। अभी तक देखा ही था खाली इनको। चलो ठीक है यार, आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर TS 50, राइट? 50 चल रहा है ना? हाँ, सो हाँ, टीएस। आई विश यू वेरी बेस्ट फॉर TS 50, उसमें भी रिकमेंड हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस इस बार स्क्रीन इन हो जाना, लास्ट टाइम स्क्रीन आउट हो गए थे। हाँ, और हाँ, हाँ। हो जाएगा तो हो जाएगा रिकमेंड, नॉट अ बिग डील। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। एंड आई वुड लाइक टू विश यू द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर एंड ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर, ऑल्सो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑल्सो। सर कहाँ यार। चलो ठीक है यार, गुड बाय, टाटा।